बच्चों आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है, सबसे पहले फॉर्मेटिंग समझिए क्या होती है। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डेटा। कोई भी डेटा आपके पास एक्सेल में है और उसकी अगर चेंजिंग कर दें, आप क्या अपीयरेंस को अगर चेंज कर दें, उसी को फॉर्मेटिंग कहते हैं। जैसे आप उसे बोल्ड करते हैं, फॉर्मेटिंग है। आपने उसका साइज बड़ा कर दिया, फॉर्मेटिंग है। उसके बैकग्राउंड को चेंज कर दिया, फॉर्मेटिंग है। कोई भी ऐसी चीज आप करते हैं एक्सेल के अंदर जो उसके अपीयरेंस में बदलाव ला दे, उसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। कुछ मत उतारो, मैं लिख रहा हूँ, तुम देखो बस, मत उतारो। तुम कुछ मत करो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डेटा इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। ओके, लेकिन अगर ये फॉर्मेटिंग किसी कंडीशन के आधार पे होने लगे, अपने आप ऑटोमेट हो जाए, अब मतलब मैनुअली नहीं करेंगे इसको, ये कंडीशन के आधार पे अपने आप से होगी, तो उसको बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये ऑप्शन आपको होम टैब में मिलेगा, स्टाइल के अंदर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नाम से यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे, यहाँ पर डेटा को लेकर। मत लिखो ना, कह दे रहा हूँ, मत लिखो। मैं इसको ना पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में, व्हाट्सएप में जाएगा। आप अपने आप को बस क्लास खत्म होने का 15-20 मिनट वहां पे दे देना। आप लोगों की क्लास जो 1 घंटे होती है वो 1.25 घंटे की हो जाएगी, फिर 1.5 घंटा आपको घर पे पढ़ने को मिलेगा। अभी आप यहाँ लिखोगे तो मैं कम पढ़ा पाऊंगा, मेरे को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने दीजिए आप लोग, ठीक है। और जो टाइम बचेगा उसको आप रिकॉर्डिंग देख के घर पे नोट्स बनाइए, आपके फायदे की कह रहा हूँ मैं, समझिए बात। अच्छा देखो, यहाँ पर ये हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर की सेल का डेटा है, ये हमारे पास सेल्समैन है। हम लोगों को हमको क्या करना है कि इस डाटा के अंदर वो डाटा हाईलाइट करना है जिनकी सेल 8,000 से बड़ी है, और जिनकी भी सेल 8,000 से बड़ी है उनको हम ग्रीन करना चाहते हैं। तो जैसे इसकी सेल 8,000 से बड़ी है, तो हम यहाँ से बैकग्राउंड कलर इसका ग्रीन कर देते हैं, हो गया ग्रीन। ऐसे ही हमने दूसरे को सर्च किया तो वो हमको यहाँ पे मिला, ग्रीन कर दिया। ऐसे करते करते अगर हम ग्रीन करते हैं तो कुछ अटपटा नहीं लग रहा आपको? ये तो बहुत वक्त ले लेगा, कब तक करेंगे हम, इतना सारा डाटा हुआ तो ये तरीका ठीक नहीं लग रहा। तो अब हम एक डायनेमिक तरीका ढूंढते हैं। आप क्या करो, जहां पर भी आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, सबसे पहले वो एरिया सेलेक्ट कर लो। तो हमने भाई कर लिया सिलेक्ट, फॉर्मेटिंग हमें यहीं पे अप्लाई करना था, हमने एरिया सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप होम पे जाओ जैसा बताया गया था, उसके बाद स्टाइल नाम के ग्रुप में जाओ, यहाँ पर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिल जाता है। और यहाँ सबसे पहला ऑप्शन होता है हाईलाइट वाला, आपको डाटा ही तो हाईलाइट करना है, हाईलाइट वाले पे चले जाओ। अब अपनी कंडीशन देखो कौन सी फिट होती है, हमारी कंडीशन फिट होती है ग्रेटर देन वाली, तो ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे। अब डाटा कितना वाला चाहिए था, 8,000 से बड़ा चाहिए था, और कलर कौन सा चाहिए था, ग्रीन, तो यहाँ पे ग्रीन लेके ओके करना है, बन गई बात। अब हमें करना पड़ा क्या, मैनुअली, अपने आप सबको सिलेक्ट करके इसने कर दिया, तो काम आसान हो गया आपका। इसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मेटिंग हो रखी है, ये किसी कंडीशन के आधार पे हुई है। एग्जाम्पल के रूप में, अगर इस डाटा सेट के अंदर कभी भी नंबर में बदलाव आया, मान लीजिए ये नंबर चेंज हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली उस कंडीशन के अंदर आ जाएगा और ये ग्रीन हो जाएगा। और कोई पहले से ग्रीन है और उसकी वैल्यू में अगर बदलाव हुआ तो वो फिर वापस पहले जैसा हो जाएगा। एक डाटा सेट के ऊपर आप मल्टीपल कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हैं। इसी पे अगर हमें ये लगाना है कि जिनकी वैल्यू 5,000 से छोटी है वो रेड हो जाए, ऐसा अगर आप करना चाहते हैं, डेटा को आप फिर से कर लो सिलेक्ट, वापस जाओ कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग, हाईलाइट रूल, और लेस देन कितना वाला, 5,000 से नीचे वाला, वैल्यू क्या करनी है, लाल करनी है, ओके करो, डन हो गया काम। देखो 1 मिनट लगता है। अब कोई बोले बीच वाला चाहिए, उनको येलो करना है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से पकड़ो, इस बार कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग बिटवीन की ढूंढो, आप बिटवीन का भी होगा ऑप्शन। अब बिटवीन में क्या डालोगे, 5,000, और अगले में डाल दो आप 8,000, तो 5 और 8 के बीच में जो भी होगा वो जाएगा। इस केस में क्या होता है कि 5,000 और 8,000 इंक्लूड होता है, बिटवीन मतलब ये 5,000 भी इसमें है और 8,000 भी इंक्लूड है। अब हम इसको येलो कर देते हैं। अब देखिए, अब कोई नंबर नहीं बचेगा, आपने कोई भी नंबर डाला वो कहीं ना कहीं लाल, हरा और पीला होना है, समझ में आ गया। इसी फॉर्मेटिंग को कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। ये कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मेट पे, जिसका नाम है मैनेज रूल। मैनेज रूल
कब काम आता है? इसको हम यूज करते हैं जब भी हमें फॉर्मेटिंग को एडिट करना हो, कंडीशंस को एडिट करना हो। अगर उसको एडिट करना है तो ये रूल काम आएगा। अब मान लो इस फॉर्मेटिंग के अंदर हमारे पास किसी ने ये कंडीशन दे दी कि जिनकी वैल्यू 5000 से छोटी थी, आपने उनको रेड किया, जबकि आपको उन वैल्यू को रेड करना है जिनकी वैल्यू 3000 से कम है। समझ में आ गया? जिनकी वैल्यू 3000 से कम है, तो हम अपने रूल को चेंज करेंगे। डाटा को फिर से सिलेक्ट करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे तो सबसे नीचे मैनेज रूल मिलता है। मैनेज रूल पे जाने के बाद एक विंडो खुल जाएगी, अपनी वाली फॉर्मेटिंग पकड़ के कर दो, ये रेड वाले को करना था चेंज। यहाँ पे आपको 3 बटन दिखते हैं, नया रूल अप्लाई करना है तो न्यू, और किसी रूल को चेंज करना है तो एडिट, और अगर रूल डिलीट करना है तो डिलीट। मैं इस पर क्लिक करके ये रूल डिलीट भी कर सकता हूँ, लेकिन हम क्या करेंगे, इसी को एडिट कर लेते हैं। एडिट रूल पे जाएंगे तो फिर से एक विंडो खुलेगी, उस विंडो में यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे जब आप इसे एडिट करेंगे तो इस विंडो में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेल वैल्यू लेस देन 5000, ऐसा लिखा हुआ है, छोटा सा होगा, दूर के बच्चों को शायद नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैं 5000 की जगह पर 3 लिख रहा हूँ खाली, ठीक है। तो अब ये 3000 से छोटे वाले नंबर्स को ये रेड करेगा। ओके किया, और ओके करने के बाद आप देखिए जिनकी वैल्यू 3000 से कम है केवल वही रेड है, बाकी छोड़ दिया उसने। तो ये आप एडिट रूल भी समझिए, ठीक है। अब ये सीट पे जितने भी रूल लगे हुए हैं, मुझे सारे के सारे रूल खत्म करने हैं, जितने भी रूल लगे हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक और तरीका होता है, उसको हम बोलते हैं क्लियर रूल। इसको अप्लाई करने से ऑल रूल्स विल बी डिलीटेड। तो जितने भी रूल होंगे ना, कहीं भी लग रहे होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। आपको सिंपल यहाँ जाना है और यहाँ पे क्लियर रूल पे जाना है, कोई डाटा सेलेक्ट करने की कोई नीड नहीं है। और यहाँ पर आप देखिए सेकंड वाला ऑप्शन पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, क्लियर रूल फॉर एंटायर शीट लिखा हुआ है, आपको बस क्लिक करना है, सारा खेल खत्म। समझ में आ गया? तो ये थे आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसको आपको याद रखना है। कोई सवाल पूछना तो पूछ लो। ओके, अच्छा अब इसमें एक रूल आता है जिसको टॉप बॉटम रूल बोलते हैं। अब मान लीजिए इस पूरे डाटा सेट के अंदर किसी ने आपको बोल दिया कि टॉप के 25% लोग कौन है, यानी टॉप के 25% सेल्स ढूंढो और बॉटम की 25% सेल्स ढूंढो, दोनों ढूंढनी है हमको। तो क्या करते हैं, एक मैं ढूंढ लेता हूँ, बाकी अपना ढूंढ लेना। तो मैं बॉटम वाली ढूंढ लेता हूँ, डाटा सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपको टॉप बॉटम रूल मिलेगा। हमें परसेंटेज चाहिए बॉटम का, आ गया बॉटम परसेंटेज। कितना परसेंटेज चाहिए, नंबर लिख लेंगे, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट, मैंने 25 कर दिया है। जैसे ही मैंने 25 करा, रेड हो गया उनका कलर, ये देखो, ये बॉटम की सेल्स है 25%। अगर टोटल 100 सेल्स है तो 25 रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। तो ये टॉप बॉटम रूल भी आपके पास है। अगला होता है जिसको बोलते हैं कलर स्केलिंग। मान लीजिए इस पूरे डाटा को इस तरीके से अरेंज करना है, जिनकी सेल्स कम है वो रेड हो जाए, और जिनकी सेल्स अच्छी है वो ग्रीन हो जाए, और जिनकी सेल्स एवरेज है वो येलो कलर में आ जाए। इस काम को थोड़ी देर पहले हमने मैनुअल किया था, याद है? 5000 से छोटे वालों को, 8000 से ज्यादा मैनुअल। इस काम को ऑटोमेट करेंगे, अपने आप हो जाए। तो क्या करो, पूरे डाटा को फिर से करो सिलेक्ट, और इसमें कलर स्केल का एक ऑप्शन दिया जाता है, आपको अपने आप लगा देता है कलर। देखो क्लिक किया, लगा दिया। अब जिसका कलर ग्रीन दिख रहा है मतलब अच्छा है, और जिसका रेड दिख रहा है बेकार है। ये ऑटोमेटिक डिसाइड कर लेता है। अब ये डिसाइड कैसे करता है, उसका सैंपल समझने के लिए यहाँ आ जाओ। ये डाटा इससे कनेक्टेड नहीं है, भूल जाओ, अलग है। इसको समझने के लिए इसके ऊपर मैं सेम चीज अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब आपको यहाँ पर तीनों कलर दिख रहे होंगे, जो नंबर सबसे बड़ा था वो कैसे दिख रहा है, ग्रीन, और जो सबसे कम था। अच्छा ये बताओ, दो नंबर जो है वो 1 के ज्यादा नजदीक है कि 10 के? जो जिसके ज्यादा नजदीक होगा उसमें वैसे ही रंग मिलेगा। जैसे आपकी जैसी संगत होगी ना, आपके नजदीक में जो बंदा सबसे ज्यादा आपके कनेक्शन में है, आप में उसी की भाषा, चाल चलन सब आ जाएगा। होता है कि नहीं होता? आपसे जो बंदा बहुत दूर है तो आप उसके जैसे कभी नहीं बन सकते। इसीलिए कहते हैं इन्वायरमेंट सही रखो, आपका इन्वायरमेंट सही है बेटर हो जाएगा। आपके यार दोस्त ही ऐसे है ना जो 10,000, 12,000, 15,000 की जॉब करते हैं, आप भी यकीनन उनमें ही घुसोगे एक दिन, आपकी भी जॉब उतनी ही बनेगी। लेकिन आपके यार दोस्त, आपका सर्कल ऐसा है ना जो बिजनेस करते हैं, जो लाखों रुपए उठाते हैं सैलरी के, आपका सोचने का तरीका, बैठने का तरीका, काम करने का तरीका, जॉब ढूंढने का तरीका वैसे ही हो जाएगा। आप भी ना 20,000 की जॉब से कभी संतुष्ट नहीं होंगे, फिर आप भी चाहेंगे कि मेरी 50,000, 60,000 या 1 लाख की जॉब। ऐसा होता है, ऐसे इन्वायरमेंट होता है। अगर आप एक ऐसा इन्वायरमेंट ढूंढें जहां पर पढ़ाई ना होती हो, आप भी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे कि आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अब यही है, देखो इन्वायरमेंट का फर्क है, इसके नजदीक आया तो ग्रीन हो गया, जैसे दूर गया बुरा इन्वायरमेंट पड़ गया। ये बीच का डाटा एवरेज हो गया। ये समझ में आ गया आप लोग?
अच्छा, एक इसमें आखिरी रूल और होता है जिसको डाटा बार सिग्नल बोलते हैं। इसको समझाने के लिए मैं एक शीट पे आऊंगा और यहाँ से आप लोगों को ये चीज समझाता हूँ। देखो, एक बच्चे जैसे एक एग्जाम हुआ, एग्जाम का टोटल स्कोर था 100 नंबर का, ठीक है। अच्छा, उनके बाद ये 5 बच्चे थे, इन्होंने पेपर दिया, किसी के 12, 89, 79, 75, 85 ये नंबर आ गए। अब हमको इसको सिग्नल बार में दिखाना है, एकदम प्रोग्रेस बार होता है ना जैसे, उस तरीके से हमें दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे? हम ये वाला डाटा यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, इक्वल टू करके ये वैल्यू उठा लेंगे, ये वैल्यू इस सेल में आ जाएगी, आ गई। अब हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो बाकी सारी वैल्यूज आ जाएंगी, आ गई सारी वैल्यू। अगर मैं आपसे पूछूं कि सारी वैल्यू नीचे तक क्यों आई, क्या किया? दोबारा करूं क्या? अच्छा, इक्वल टू करके मैंने डाटा लिया, ओके, ये आ गया, सिंपल है ना। जब आप कहते हो ना दोबारा करो, मेरी सोच में पड़ जाता हूँ ऐसा क्या हो गया इसीलिए कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी जैसे मैंने इसको नीचे किया, आ गया डाटा यहाँ तक। जब मैं इसको नीचे कर लूं तो बाकी का डाटा आ जाता है, देखो आ गया ना सारा। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट डाटा आ चुका है, ऐसा कर लेंगे आप लोग। अब इसके बाद क्या करना है ना, इसको ऐसे सिलेक्ट रहने दो। आपको जाना है होम पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे डेटा बार आता है ये रहा। और इसमें ना इनमें से कुछ मत लेना, ये नीचे वाला ले लेना, मोर रूल लिखा हुआ है, ठीक है। मोर रूल पे जब जाओगे तो यहाँ पे ना आपको शो बार पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, नंबर गायब हो जाएंगे, बार दिखेगा बस। अच्छा, यहाँ पे कलर दे सकते हो आप, कौन सा कलर दिखाना है, तो जो भी आपकी इच्छा हो वो कलर दिखा दो, ठीक है। अगर आप इसमें दो कलर मिक्स करना चाहते हो, ग्रेडियंट करना चाहते हो, तो ग्रेडियंट में एक कलर व्हाइट मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर ना फिल में सॉलिड फिल लिखा हुआ है, ग्रेडियंट कर दो, तो पैटर्न आप देख सकते हैं, सफेद के बाद नीचे व्हाइट हो गया, तो व्हाइट कलर एड ऑन हो जाता है। अब आप इसको कर दो ओके, तो देखिए डाटा बार सिग्नल बन गया वहां पे। अब ये काम करता है। एग्जाम्पल के रूप में इस बच्चे का स्कोर 12 से हमने 67 कर दिया, तो सिग्नल बार चेंज हो रहा है। इस बच्चे का स्कोर कम कर दिया तो ये चेंज हो रहा है। आप लोग की जब रिपोर्ट कार्ड आएगी तो ऐसे ही वो सिग्नल बार बन के आएगा, 20 नंबर में से 10 नंबर, 12 नंबर, हाँ 12 नंबर। समझ में आ गया? तो ऐसे आप बना सकते हैं। यहाँ पर अब मैं कह सकता हूँ पूरी तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग खत्म। अभी कुछ पूछना है सवाल, आपकी पूरी छूट है, पूछ सकते हो। ये मत कहना पेपर में ये कहाँ से आ गया, टॉपिक का नाम रहेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सवाल मेरा होगा, कुछ भी हो सकता है। ऐसा मत सोचना कि जो मैंने पढ़ाया मैं वही पूछूंगा, नहीं, मैं टॉपिक में से पूछूंगा। पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता, याद कर लो। पीवाईक्यू क्या? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल रेफरेंस। देखो सेल रेफरेंस क्या होता है, कैसे बताऊं, किसी को पता है क्या होता है? शाबाश, और कोई बच्चा? वैल्यू फिक्स कर देना। हाँ, बहुत बढ़िया। किसी के नाम को रेफरेंस, ठीक है, किसी के नाम को रेफर करना, गुड। देखो सेल रेफरेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नेम ऑफ द सेल। कई लोग इसको बोल देते हैं लोकेशन ऑफ द सेल, कई लोग इसको बोल देते हैं एड्रेस ऑफ द सेल, इसको बोलते हैं सेल रेफरेंस, ठीक है। अब सवाल खड़ा होता है कि नीड क्या है इसकी। इसकी नीड होती है टू कनेक्ट वन सेल विद अदर, एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने में इसका रोल होता है, एक सेल को दूसरे से कनेक्ट करने में इसे यूज में लाया जाता है। एक्सेल में सेल रेफरेंस लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ वे। तो एक एक करके कुछ तरीकों को हम पढ़ते हैं। देयर आर मैनी वेज टू यूज और टू इम्प्लीमेंट सेल रेफरेंस, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला तरीका आता है रिलेटिव रिलेटिव रेफरेंस। तो रिलेटिव रेफरेंस अगर आप अपने एक्सेल में लगाते हैं तो उसका तरीका क्या होगा, कैसे लगता है, उसकी पहचान बता रहा हूँ। सबसे पहले इक्वल टू लगेगा, हर रेफरेंस में इक्वल टू लगता है। उसके बाद बस सेल का नाम लिख दो। अब सेल का नाम ऐसे ही तो होता है, C3, D2, B2 जो भी होता है, लिख दिया, बन गया। इसी को बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसका एक लाइव प्रैक्टिकल देख लो सिस्टम के ऊपर, समझने पे ध्यान दो, क्यों लिख रहे हो, समझ नहीं आएगा। यहाँ आ गए हम यहाँ पे,
अब क्या करते हैं हम यहाँ पर ये डाटा कुछ रैंडम नंबर्स में लिख लेता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकली। इस पे ध्यान नहीं देना मैं कैसे ला रहा हूँ कैसे नहीं ला रहा हूँ, भूल जाओ। आप अपनी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ भी ऐसी नंबर लिख लेना, वक्त आने पर बताऊंगा ये कैसे जनरेट होता है। अब ये डाटा मेरे पास आ गया। अब मान लीजिए मुझे ये वैल्यू यहाँ कनेक्ट करनी है, ठीक है, ये वैल्यू मुझे यहाँ पे कनेक्ट करनी है। तो इक्वल टू करके इस सेल का नाम लिख दो। क्या नाम है इस सेल का? B4। तो मैं ऐसे हाथों से भी लिख सकता हूँ नाम, और हम चाहे तो माउस से क्लिक भी कर सकते हैं। तो ये सेल यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। अब ये कनेक्ट क्या होता है, अगर मैंने यहाँ बदलाव किया वहां भी होगा। समझ में आया कनेक्शन? ठीक है। कई लोग सोचते हैं कि कॉपी करके डाल दो सर कनेक्ट हो जाएगा, मैंने डाल दिया कॉपी करके। अब ये कनेक्ट नहीं है, क्यों नहीं है? अगर मैंने यहाँ चेंज किया तो वहां नहीं होगा, नहीं हुआ ना चेंज, तो कनेक्ट कहाँ है? तो कनेक्ट तो वैसे ही होगा जो बताया जा रहा है, रेफरेंस लगा के। तो उस सेल का हमने एड्रेस डाला और ये कनेक्ट कर दिया। अब इसको रिलेटिव रेफरेंस क्यों कहते हैं वो समझते हैं, ठीक है। रिलेटिविटी थ्योरी बनी थी कभी, आइंस्टाइन वगैरह ने बनाई थी। तो रिलेटिविटी में क्या होता है कि कोई चीज अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहती है, ऐसा कुछ बताया जाता है ना। कोई चीज अगर मोशन में है तो मोशन में रहती है, आप भी मोशन में होते हो। फॉर एग्जाम्पल के रूप में एक बस में आप बैठ गए, बस की स्पीड 60 किलोमीटर की है, आप बस में बैठ गए, बस की स्पीड 60 किलोमीटर की है। बस एक जगह से छोड़कर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच गई, तो आप ए पॉइंट पे रहोगे कि आप भी बी पॉइंट पे पहुंचोगे? बात समझ में आ गई वाली कहानी? अगर आप बस में सवार हैं और बस उत्तर प्रदेश को छोड़ के गाजियाबाद तो उत्तर प्रदेश छोड़ के एमपी में घुस गई, तो आप लोग कहाँ पर उतरोगे? अगर उतरे तो एमपी में उतरोगे। इसी क्वेश्चन को, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं। आप समझो इसको। अब ये जो डेटा है, ये जो आपने देखा, ये रिलेटिव है। ये पैसेंजर है और ये लोकेशन है। जैसे एड्रेस नहीं होते, जगह के नाम है, ये एड्रेस है। अलग अलग लोकेशन कोऑर्डिनेशन होते हैं, जैसे धरती पे कोऑर्डिनेशन होते हैं ना जमीन के, ऐसे ये एड्रेस है, लोकेशन है, ठीक है। अब एक लोकेशन पे थे आप 65 पे, अब ये इसके ऊपर रिलेटिव है, फाइनल। अगर मैं इसको मूव करता हूँ, मान लो मैंने कॉपी कर लिया इसको, इसको ठीक है, ये रेफरेंस यहाँ लग रहा है ना, इसको अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ और 1 2 3 कदम नीचे जा रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से, मैंने कॉपी किया, 1 2 3 3 कदम साउथ में गया, तो लोकेशन बदली कि नहीं बदली? और लोकेशन बदली तो उत्तर कितना आएगा? 91 नहीं आएगा? ये व्यक्ति यहाँ था, लोकेशन चेंज हुई ना 3 कदम, अभी 65 कॉपी नहीं हो रहा है, क्या कॉपी हुआ? रेफरेंस। और रेफरेंस का आपने यहाँ पे वो देखा मैजिक क्या हो रहा है, इसको समझ लेना। 90% आपके जो फॉर्मूले होते हैं उन सब में रेफरेंस लगता है, 90% फॉर्मूले। क्यों नहीं आएगा? पक्का आएगा, सबका आ जाएगा, देखो। और यही तो मैं आपसे पूछ रहा था थोड़ी देर पहले, जब मैंने वो डाटा बार में कनेक्ट किया था, याद है? मैं पूछ रहा था कि ये क्यों होता है। सब में कनेक्शन है, पूरा डेटा कनेक्ट है, पूरी शीट कनेक्ट है, ये सेल पता नहीं कहाँ कहाँ कनेक्ट है। और बताओ, रेफरेंस ही तो होता है कनेक्शन। टॉपिक का नाम क्या है? रेफरेंस फॉर मेकिंग द कनेक्शन। बस तुम्हारी उत्तर में जाएगी तो उत्तर जाओगे कि नहीं जाओगे, साउथ में जाएगी तो साउथ जाओगे, सब जगह जाएगा। ये जहां भी मूव करेगा ना वहां मूव होगा डेटा। अब मेरे लेके तिरछा चलो आप, कॉपी, अब मैं यहाँ आ गया, बताना क्या उत्तर आएगा, लगाओ दिमाग। बताइए मैडम, बताइए आप बताइए। हाँ जी, 53। जो ऐसे पढ़ के आएगा वो पास हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ, और तुम भैया तुक्के लगा रहे हो तो पास करना होगा, इसलिए समझ से पढ़ना चाहिए। अब रिलेटिव रेफरेंस समझ में आ गया, अब भूलना मत इसे। अब बढ़ते हैं आगे, खत्म हो गया टॉपिक। अगला रेफरेंस देखो, दूसरा। सेकंड जो रेफरेंस होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। उसको लिखने का तरीका क्या होता है ना, अच्छा ये बताओ, जो D3 मैंने लिखा, इसमें D क्या है? शाबाश। और 3 क्या है? शाबाश। तो इसमें क्या होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस में, कॉलम से पहले डॉलर का साइन आ जाता है और रो से पहले भी डॉलर का साइन आ जाता है। इस तरीके से कहीं रेफरेंस अगर आप लगाते हो तो उसको रिलेटिव रेफरेंस की जगह क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रेफरेंस बोलते हैं। हर रेफरेंस में इक्वल टू आता है। मैं जब भी तो कह रहा हूँ मत लिखो, आधी चीजें समझ में आएंगी। सामने पे ध्यान दो, आपको मैं दे तो दूंगा डाटा, ऐसे मैं कॉपी करके ग्रुप में डाल दूंगा, आप टाइम बचा के काम ना करना पड़े।
तो देखो एब्सोल्यूट रेफरेंस में होता क्या है ना, थोड़ा मैं आपको वैसे बता देता हूँ। जैसे उस पहले वाले रेफरेंस में क्या हुआ था, वो रिलेटिव था, यानी कोई चीज अगर मोशन में है तो अगर दूसरा बंदा उसके साथ कैरी करता है तो वो भी मोशन में आ जाएगा, है ना। एब्सोल्यूट में ऐसा नहीं होता। एब्सोल्यूट में क्या होता है कि अगर कोई चीज मोशन में है और आप उसको कैरी नहीं करते तो जो चीज मोशन में है वो मोशन में रहेगी। तो जो चीज मोशन में है वो तो मोशन में रहेगी, लेकिन आपने तो कैरी नहीं किया, आप तो स्टैटिक हो, आप तो एब्सोल्यूट हो, फिक्स रहोगे आप। एब्सोल्यूट मतलब फिक्स होता है, इसका मतलब वो चेंज नहीं होता, वो अपनी लोकेशन चेंज नहीं करता, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझिए। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, इक्वल टू ये रेफरेंस लिया और इसको लॉक कर दिया, देखो दोनों तरफ डॉलर लग गया, ठीक है। जिसको नहीं पता शॉर्टकट है F4, F4 शॉर्टकट है F4 फंक्शनल की F4, कभी F4 4 दबा दो, F4 फंक्शनल की F4, ठीक है, 5-6 बार बोला है, एंटर कर दिया, डेटा आ गया हमारे पास। अच्छा अब देखो इसमें क्या हुआ कि ये बंदा कभी इस पे चढ़ा ही नहीं, मतलब इसके ऊपर कभी लोड ही नहीं हुआ ये। अब ये बस है, ये कहीं भी घूमे, ये कहीं भी घूमे, इसके साथ लोकेशन घूमेगी नहीं, लोकेशन चेंज नहीं होगी उस बंदे की, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। देखो मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, आप टेंशन फ्री रहो, 65 ही आएगा। किधर भी चली जाए मेरे लेके जब पैसेंजर बैठा ही नहीं है उसमें तो उसको क्या फर्क पड़ेगा, ये यहाँ जा रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तिरछा जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको सीधा मैं नीचे तक ड्रैग कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम नीचे तक ड्रैग करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना ही कॉपी कर लो। तो इस रेफरेंस को हम क्या बोलते हैं, अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू को लॉक करना है, रेफरेंस को लॉक करना है, इसको लॉक भी बोलते हैं, रेफरेंस को लॉक करना है तो क्या लगाते हैं, F4 लगाते हैं, एब्सोल्यूट लगाते हैं, वो तो शॉर्टकट की है। रेफरेंस को लॉक करना है तो क्या तरीका यूज होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज होता है, ठीक है भाई। अभी कोई डाउट इसमें किसी को, इक्वल टू करके ये उठाना है, फिर 5-6 बार बोला था F4 दबा देना, ठीक है। क्यों नहीं, लगा लो, अब आपकी इच्छा है। कौन कहता है नंबर भी खुद से टाइप करो हाथों से, इतनी शॉर्टकट की जरूरत क्या है, सब कुछ होता है। ओके चलिए अब अगला टॉपिक यहाँ पर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, तो ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट होगा। एक रेफरेंस और होता है इसमें जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड रेफरेंस, नाम से समझ में आ गया होगा आपको, यानी एब्सोल्यूट प्लस रिलेटिव, ठीक है। कैसे यूज होता है, मान लो मैंने कॉलम को तो लॉक कर दिया, रो को नहीं करा, मैं उल्टा भी कर सकता हूँ, मैंने कॉलम को कुछ नहीं कहा लेकिन रो को लॉक कर दिया, तो ये क्या कहलाता है, मिक्स्ड रेफरेंस। जिस चीज को लॉक करते हो वो मूव नहीं होगी, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जिस चीज को आपने लॉक नहीं किया उसमें बदलाव होगा, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। अब इसको यहाँ पर एक बार प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो मान लो ये मेरे पास आ गया डेटा, ठीक है, इसमें मैंने एक चीज को लॉक कर दिया। अब किस चीज को लॉक किया मैंने, कॉलम को। तो भाई साहब कॉलम की दिशा में कहीं, कॉलम पता है ना कहाँ होती है, लेफ्ट और राइट, अब कॉलम की डायरेक्शन में कहीं चला जाओ चेंज नहीं आएगा, रो को लॉक नहीं किया ना मैंने, रो की डायरेक्शन में अगर गया तो चेंज आएगा, तो इसी तरीके से वाइस वर्सा लगा लो उल्टा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मिक्स रेफरेंस। तो ये रेफरेंस आपका यहाँ कंप्लीट हो गया, दिख जाता है आंखों से, देखो मैंने कुछ नहीं हटाया, F4 दबाया बस, अपने आप आता है, देखो टाप 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 टाप, फिर से क्या F4 ही दबाऊंगा, ये देख, देख ले, सब कुछ आता है इसी से, इसी को दबाते रहो चेंज होते रहते हैं, और कुछ घबराया मत करो, कुछ नहीं होता, इतनी पढ़ाई इतनी टफ थोड़ी ना है। हाँ क्या, क्यों नहीं जाता होगा, जाता होगा, डायगोनल भी काम करता होगा, वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, B4 है, 4 लॉक है, तो डायगोनली जाओ कहीं जाओ वो ऐसे ही काम करेगा, देखो। अभी इसकी रो क्या थी, क्या है इसमें, इसकी रो लॉक कर दी मैंने, रो की दिशा नहीं चेंज होगी अब,
लॉक रहेगा, लेकिन कॉलम लॉक नहीं है तो कॉलम चेंज होंगी है। तो ये डायगोनल समझ में आ गया, देखो डायगोनल ही तो है ये। ओके, अभी कोई सवाल किसी का? इट्स फिनिश। अब आ जाइए एक आखिरी रेफरेंस पे, इसके बाद नहीं है कुछ भी, ठीक है, लास्ट है। इसको बोलते हैं 3D रेफरेंस। इसको देने का तरीका कुछ ऐसा होता है, शीट नेम एक्सक्लेमेशन और उसके बाद ऐसे। अब ये क्या चीज है समझो, ये रेफरेंस तब यूज होता है जब आप दो सेल कनेक्ट करना चाहते हो और वो दोनों सेल अलग अलग शीट पर है। अभी तक आप लोगों ने जितने भी कनेक्शन बनाए हैं दोनों सेल एक ही शीट पर थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि when we have two cells that we need to connect on our different sheets, तब इसका यूज होता है, ठीक है। अब इसका एक प्रैक्टिकल डेमो देख लो ये कैसे इंप्लीमेंट होगा। तो हम पहुंचे अपनी शीट पे, इस पे मैं आपको बता रहा हूँ 3D रेफरेंस। अब किसी ने हमको बोला कि ये वाला डाटा जो B4 है यहाँ पे, ठीक है, मिक्स्ड वाली शीट पे, ये डाटा आप यहाँ ला के दिखाओ, यहाँ पे ला के दिखाओ। क्या करना है, शीट का नाम लिखो, एंट्री लेने के लिए एक्सक्लेमेशन लगाओ और उस सेल का नाम लिख दो, क्या नाम था उसका, B4, ले लो, आगे कर लो। अब ये कनेक्ट है, अगर मैंने यहाँ इस शीट में कुछ बदला तो वहां पे भी तो बदलेगा, चेंज हो गया। और यहाँ पर ये जो B4 है ये रिलेटिव है, साफ समझ में आ रहा है, रिलेटिव है, यानी मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करूंगा तो बाकी का वो डाटा भी चेंज होगा। ये क्या बन गया, 3D रेफरेंस। तो रेफरेंस ऑल टॉपिक्स हैव बीन फिनिश्ड। अब मैंने आपको अच्छे से सब कुछ समझा दिया, फिर भी पेपर में अगर पास होते हो तो वो आपकी कहीं कमजोरी है, हमारा तो। डिफाइन नेम का यूज किया जाता है जब हमको किसी रेंज को एक नाम देना है, क्योंकि रेंज का नाम बड़ा अटपटा होता है। ऐसे होता है रेंज का नाम A1 to B4, इस तरीके से होता है, बड़ा अटपटा सा होता है। तो किसी भी रेंज को नाम देने के लिए इसका यूज होता है, यानी कि टू गिव द नेम to the cell or a range we use define name। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा फॉर्मूला नाम के टैब में। एक टैब होता है फॉर्मूला नाम का, उसके अंदर एक और आपको कमांड मिलती है डिफाइन नेम के नाम से, यहाँ पे ये काम होता है। अब एक प्रैक्टिकल डेमो देखिएगा। देखो भाई, आपको ये डाटा दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। मुझे इस डाटा पे काम करना है अगर भविष्य में, तो मैं इस डाटा को बार बार सिलेक्ट करने से बचना चाहता हूँ। जैसे किसी ने बोल दिया इस डाटा का जितना भी नंबर है इसका टोटल करो, तो जब मैं टोटल का फॉर्मूला लगाऊंगा ना, सम ऐसे, तो मुझे ये डाटा सिलेक्ट करना पड़ेगा, बिना सिलेक्ट करे आएगा कभी, आएगा भी नहीं कभी भी, और मैं ऐसे करना पड़ता तब मिलेगा टोटल। अगर मैं किसी और शीट पे हूँ और मुझे उसका टोटल करना है, तो यहाँ सम लगाने के बाद मुझे फिर उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जाओ पहले तो वहां पे, फिर सिलेक्ट करो, और तब जाके आपको आंसर मिल जाए। समझ में आ रही बात? अब इन सबसे बचने का रास्ता क्या है, आप क्या करो, डाटा कर लो सिलेक्ट, फॉर्मूला टैब में जाके डिफाइन नेम क्लिक कर दो और इसका नामकरण कर दो। मान लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया माई डेटा, ओके जी। अब अगर मुझे इस डाटा का टोटल करना है, देखना अब मैं कैसे करूँ, मैंने करा सम, अब मैं माई डाटा लिख दूंगा बस, माई डाटा वही तो है, हो गया काम आसान। अगर मैं किसी और शीट पे हूँ और मुझे उसी डाटा पे काम करना है, उन सबका एवरेज निकालना है, तो डाटा सिलेक्ट करके नहीं लाऊंगा, माई डाटा लिखूंगा बस, एवरेज आ गया। ये फायदा होता है। कल को वो डाटा मेरे को यहाँ चाहिए, मैं प्रैक्टिस करने के लिए वो डाटा मेरे को यहाँ चाहिए, तो मैं उसको कहाँ ढूंढूंगा कॉपी कॉपी करने के लिए, सीधा लिखूंगा माई डेटा, डेटा कैरी हो रहा है पूरा भाई। समझ में आ गया, इसको क्या बोलते हैं। कल को तुम भूल जाओ ये माई डाटा आखिर किसका था, डाटा शीट में बहुत सारे डाटा होते हैं, तुम भूल जाओगे कल को ये माई डाटा आखिर आ कहाँ से रहा है, असली डाटा कहाँ है, इसका असली डाटा तो है ना कहीं ना कहीं। अगर तुम लोग भूल गए तो तुम कैसे पता करोगे, आपको जाना है फॉर्मूला में, यहाँ पे मिलेगा आपको नेम मैनेजर, आपने जो भी नाम डिफाइन किए थे वो यहाँ पे होते हैं, और इसका रेफरेंस नीचे, जैसे इस पे क्लिक करोगे असली डाटा पे चला जाएगा। ये चला गया कि नहीं चला गया, देखो ये राउंडिंग सा दिख रहा है आपको, गोल गोल घूमता घूमता। ऐसे हम डाटा की पहचान भी कर सकते हैं।
कभी डाटा पे बदलाव करना है, भाई ये तो नहीं चाहिए, इसको हटा दो और जितना नया डाटा चाहिए उतना सिलेक्ट करो दोबारा। समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं नेम मैनेजर। तो जितना मैंने पढ़ाया उतना आएगा आपके असेसमेंट लेवल 1 में, यानी कल की क्लास में जितना पढ़ाना था उतना मैंने पढ़ा।